बच्चों ये है हमारा लेक्चर 230 और हम कर रहे थे आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि 3 साइंटिस्ट अपना अपना आइडियोलॉजी लाए थे पीरियोडिक टेबल के लिए कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा जाए। दो साइंटिस्ट तो एकदम से मतलब उनका कुछ खास नहीं था। थर्ड जो है मेंडलीव, काफ़ी हद तक वो सही भी थे, कुछ लिमिटेशंस तो उनमें भी थी। अब उनको भी उनके आगे उन्हीं के शिष्य मतलब उन्हीं के स्टूडेंट थे, वही उन्हीं को मानते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे। एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेंडलीव को ही फॉलो किया, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक उन्होंने मेंडलीव को फॉलो किया और फिर उन्होंने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। किसने बनाई? पेज नंबर 85 है आपकी एनसीईआरटी में से। इन 1913, ठीक है, 1930 में हेनरी मॉसले, किसने बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सर्जनहार कौन है, किसने बनाई? 1913 में हेनरी मॉसले showed that atomic number is a more fundamental property than its atomic mass. हेनरी मॉसले ने पहले तो क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट आए थे जो भी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे सारे एटॉमिक मास को ही महत्व दिए जा रहे थे। वो आए, उन्होंने ये प्रथा तोड़ी, बोले नहीं, एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छा एटॉमिक नंबर है, ज़्यादा फंडामेंटल, ज़्यादा बेसिक है। अगर आप एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करोगे तो ज़्यादा सही, ज़्यादा सटीक, ज़्यादा करेक्ट रहेगा। इन्होंने पहली तो यही सारे साइंटिस्टों की ये पहली धारणा तोड़ी कि भाई एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर लेना है। ठीक है, हेनरी मॉसले ने पहला काम तो यही किया जब वो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उन्होंने एटॉमिक नंबर को महत्व दिया, ना कि एटॉमिक मास को। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वॉज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वॉज अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। अब उन्होंने मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एग्जाम्पल रखा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को उन्होंने अपने सामने रखा और उसके हिसाब से ही सब कुछ किया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बदलाव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। मेंडलीव ने एक लॉ दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। वहाँ सिर्फ उन्होंने एटॉमिक मास को चेंज करके एटॉमिक नंबर कर डाला। ठीक है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को महत्व देता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, अगर थोड़ा सा 9th की तरफ वापस चले जाओ। ठीक है, 9th में क्या पढ़ के आए थे? 9th में आपने पढ़ा था एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है? एटॉमिक नंबर दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। और ये एक एक नंबर बढ़ता जाता है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दैट लेड अस टू क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या बोल रहा है कि भाई ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह बनती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स देता है। देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये 9th में पढ़ के आए हो। ठीक है, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर अरेंज होता जाता है। ठीक है, prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. आप ऐसे मतलब एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, prediction of properties of could be made with more precision when elements were arranged on the basis of, तो उन्होंने क्या बोला कि हम और अच्छे से एलिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं जब हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करें। हम आ जाते हैं पेज 87 पे। आप देख सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव की लिमिटेशन थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशन की उसको ओवरकम कर रही है, उसको सॉल्व कर रही है, और जो हाइड्रोजन की पोजीशन है उसको भी डिस्कस कर रही है।
ठीक है। सो अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। क्या होता है, जिस दिन डे 1 मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था उसी टाइम मैंने पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही दिखाई थी। सो जो मैंने दिखाया था अब वो सब लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods। अब ये दो लाइनें यहाँ देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाजू में ही 86 पेज पे, ठीक है। हम जो समझ रहे हैं वो देख रहे हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा जाता है। सो यहाँ देखो ये आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। सो ये है आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स। सो 1 2 3 4 वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइंस, ठीक है। सो ये 18 कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाएगा एंड ये 7 रोज को कहा जाएगा पीरियड्स, ठीक है। सो यही पहली लाइन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। सो देन वापस आ जाएं। सो you will find that all these elements contain the same number of valence electrons। so आप क्या देखोगे, अच्छा आप क्या देखोगे कि हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखो हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z होता है तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 ही होगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, 1,1। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, सो 2,1, ठीक है। अच्छा सॉरी ये 2 ही होगा, ये 1 कहाँ से होगा, ठीक है। सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। सो ये देखो यहाँ तो था ही 1, यहाँ 2 था तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ 3 था तो 2,1। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो ऑर्बिट्स होते हैं L M N, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते, सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते, वैसे ही तीसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ठीक है। सो यहाँ देखो 1, ये 2 है, ये 2,1, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,3। अच्छा ये मैं आपको और ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वी कॉल देम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो वी कॉल देम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो अब यहाँ देखें, अब ये क्या, अगर आप यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, ग्रुप 1 की बात करो, देखो ग्रुप 1, सो ग्रुप 1 का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। तो आप देखो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, ग्रुप 1 में सबका 1 ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ ग्रुप 2 देखो, ठीक है। सो ग्रुप 2 देखो, ग्रुप 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो ग्रुप होता है, मतलब सेम ग्रुप होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे ग्रुप 1 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, ठीक है। ग्रुप 3 है, सो मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है।
सो यही लाइन इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो भाई आपको क्या दिखेगा, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यू विल फाइंड दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ग्रुप के एलिमेंट्स हो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17। सो फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप 17 पे हैं, ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन है ग्रुप 17, ये रहा। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसका है 2,7 और इसका है 2,8,7, तो दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, आपके जो काम के हैं, आपके जो एग्जैक्टली कोर्स में हैं, आपको ये दो ग्रुप्स 1 और 2 ग्रुप्स बहुत दिखेंगे एंड आपको ये 13, 14, 15, 16, 17, 18th ग्रुप बहुत दिखेगा। अच्छा, ये 13 का मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। 14 का मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। 15 का मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, इसका 6 है, इसके 7 है, इसके 8 है, ठीक है। सो आपको ये एस ग्रुप और आपको पी ग्रुप इस साल बहुत ज़्यादा जम के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एस ग्रुप एंड पी ग्रुप, ठीक है। सो जिसको 9th क्लियर नहीं है, मतलब उसके लिए फिर भी मैं डिटेल में ही बोल रही हूँ, फिर से सुनो जिसको नहीं पता लग रहा है। जैसे यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देखो ग्रुप नंबर सेम है। सो देखो फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन का आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो फ्लोरीन क्या है, एटॉमिक नंबर है 9। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फ्लोरीन का, 2,7। सो इसके आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। उसी तरह से इसके नीचे है क्लोरीन। सो Cl है, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,7। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 7, ठीक है। सो ये देखो, सो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप के जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम, ठीक है। सो यही चीज लिखी गई है आपकी पेज नंबर 87 पे। मतलब ग्रुप इन्होंने ये सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखी है और सामने ये लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। सो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स, तो 7, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम अभी हमने इसको सॉल्व करा। Hence we can say that groups in the signify an identical outer shell electronic configuration. So group क्या दिखाते हैं, तो थोड़ा सा अगर मोर साइंस लैंग्वेज यूज करो, बेटर साइंस लैंग्वेज यूज करनी हो, so we can say that groups in the periodic table signify means gives importance to an identical outer shell electronic configuration. Identical मतलब same, outer shell electronic configuration मतलब सबके outer shell same होते हैं, ठीक है, in short. On other hand, the number of shells increases as we go down the group. अब दूसरी चीज ग्रुप के बारे में एक और चीज सनसनी, एक और दूसरा क्या, द नंबर ऑफ, ये ग्रुप के बारे में ही बात हो रही है, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। शेल्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप नीचे जाओ, ठीक है। अब वो भी देख लेते हैं कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। फिर से यहाँ आ जाओ। सो देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 था, लिथियम का है 2,1, सोडियम का है 2,8,1। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका 2,1, इसका 2,8,1, ठीक है। सोडियम है ना 11 होता है ना 2, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 1 शेल था, यहाँ 2 शेल हुए, यहाँ 1, 2, 3 शेल। तो ये चीज भी ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शेल बढ़ते जा रहे हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप के बारे में 2 बातें। पहली बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के। दूसरी बात, जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाते हो आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है।
there is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा एनोमोली मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है. ठीक है, हाइड्रोजन 1 ही है. सो उसको कहाँ रखा जाए? ठीक है, उसको रखा जाए आप ग्रुप 1 में रखोगे कि ग्रुप 17 में रखोगे? देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, 1 ही होता है. सो अगर आप लॉजिकली सोचो तो उसको कंप्लीट होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो यहाँ अगर रखते हैं, सो यहाँ देखो, सो अगर यहाँ रखते हैं ग्रुप 17 में आप रखते हो इसे, सो ग्रुप 17 में भी जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं सबको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए. आपने 9th में पढ़ा था, प्लीज थोड़ा सा 9th में पढ़ के आए हो कि जब आपको कंप्लीट ऑक्टेट बनाना होता है, 8 बनाना होता है, 8. सो यहाँ जैसे फ्लोरीन है 2,7 तो 7 है, उसको कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन है 2,8,7 7 है, उसको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. ठीक है, सो वैसे ही अभी हाइड्रोजन को भी 1 ही चाहिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही है. सो उसको भी कंप्लीट होने के लिए 1 चाहिए. तो अब थोड़ी दुविधा वाली बात क्या है, सोचने वाली बात है कि उसको फर्स्ट ग्रुप में रखें कि उसको 7 ग्रुप में रखें, 17 में रखें. 17 याद रखो, मैंने आपको बोला अभी फिलहाल आपके 10th के लगते आपको ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप काम का है, एंड देन आपको ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप काम का है. ठीक है, इसके अलावा आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काम की नहीं है. ठीक है, फर्दर आप बायोलॉजी ले रहे हैं या मैथ्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, तो ये सारा आप पढ़ोगे. ठीक है, डिटेल में. अच्छा, सो हाइड्रोजन के लिए बहुत ही ज्यादा दुविधा वाली बात है बिकॉज इट कैन बी प्लेस आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड. मतलब रखना तो उसको फर्स्ट पीरियड में है, इतनी श्योरिटी है. फर्स्ट पीरियड मतलब ये. ठीक है, सो फर्स्ट पीरियड में ही रखना है, वो श्योरिटी है. पर रखना कहाँ है, कौन से ग्रुप में रखना है? 1 में रखना है कि 17 में रखना है? ठीक है, सो फाइनली हाइड्रोजन के फिर यहीं रखा गया. ठीक है, बट ये भी अभी डिस्प्यूटेबल ही है, बट यहाँ पे ही रखा गया है उसको. ठीक है, कि भाई तुम यहाँ सुरक्षित हो. अच्छा, अब अगर आप अभी पीरियड्स की बात करो, ग्रुप में आपने समझ लिया, पीरियड्स की बात करें. सो पीरियड्स में क्या होता है कि आप पीरियड्स में देखोगे, जैसे यहाँ देखो ये फर्स्ट पीरियड है. ठीक है, हाइड्रोजन है. सो ये 1 है. ठीक है, तो यहाँ तो चलो डिस्प्यूटेबल है. इवन यहाँ देखो फर्स्ट पीरियड में हैं ही 2 एलिमेंट्स. अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में. ठीक है, सो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है एंड हीलियम है. ठीक है, सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, हीलियम का 2 होता है. ठीक है, मतलब एक ही शेल हुआ. अब ये दूसरा पीरियड है, ये दूसरा पीरियड. ठीक है, पीरियड मतलब स्लीपिंग लाइन. ये देखो ये स्लीपिंग लाइन, इसे पीरियड कहा जाता है. ठीक है, पीरियड का मतलब होता है ये स्लीपिंग लाइन. सो यहाँ पीरियड 2 में क्या क्या है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है. सो यहाँ लिथियम का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,3. सो आप देख सकते हो, सो पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल्स दिखाता है. मतलब पीरियड 2 है, सो उसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 है. पीरियड 3 है, तो जैसे ये पीरियड 3 है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1. सो 3 शेल हुए. मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 3 शेल हुए. ठीक है, सो पीरियड क्या दिखाता है? नंबर ऑफ शेल्स दिखाता है. ठीक है, सो यहाँ आप वही है. सो यहाँ देखें पेज नंबर 87 पे यही समझाया गया है. उन्होंने पहले ग्रुप के बारे में सारा समझाया, अब वो आपको पीरियड के बारे में समझा रहे हैं.
सो दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं पीरियड में। देखो वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे लिथियम है 2,1 होता है, बेरिलियम 2,2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है पर नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम। ठीक है, सो these elements do not have the same number of valence electrons but they contain the same number of shells। ठीक है, ये पीरियड्स की बात हो रही है। ठीक है, सो अगर आप पीरियड्स की बात करो तो एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं बट शेल्स सेम होते हैं। You also observe that number of valence shell electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period। दूसरी बात पीरियड की क्या है, आप ये भी नोटिस करते हो कि the number of valence electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में जाते हो, ठीक है, सो ये है पीरियड। सो जब आप ये लेफ्ट है, ठीक है, सो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो 1 यूनिट बढ़ता जाता है। देखो ये क्या था, 2,1 था, लिथियम क्या होता है 2,1, बेरिलियम 2,2। तो देखो आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 से 2 हो गया। वैसे ही बोरॉन है, सो 2,1 2,2 ये हो गया 2,3, फिर से एक बढ़ गया। ये क्या है 2,4, मतलब एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। पीरियड्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो एलिमेंट का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे और we can say that atoms of different elements with same number of occupied shells are placed in the same period। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका शेल्स सेम है वो सेम पीरियड में ही होते हैं। ऑब्वियसली जिनके शेल्स एक जितने हैं वो एक ही पीरियड में होते हैं। जैसे कि लिथियम है, सो शेल 2,1 2 शेल। बेरिलियम है 2,2 कितने शेल हुए, 2 शेल। बोरॉन है 2,3 कितने शेल, 2 शेल। मतलब जिनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं वो सेम पीरियड में होते हैं। ठीक है, सो we can say that atoms of different elements with same number of occupied shells are placed in the same period। तो देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब थर्ड पीरियड में है। तो सब में कॉमन चीज क्या है, इनके पास 3 ही शेल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3। ठीक है, सो इन सब के एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर इनके नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम। ठीक है, सो Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन K, L, M शेल्स। ठीक है, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ये भी आप 9th में पढ़ के आए हो। Write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement. Each period marks a new electronic shell getting filled. So हर पीरियड एक नया शेल भरता है। कैसे, तो यहाँ देखो, सो देखो ये सारे पीरियड्स हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो मैं लेती हूँ रैंडम। ठीक है, ये देखो फर्स्ट पीरियड है, सो फर्स्ट पीरियड में K शेल है, सेकेंड पीरियड में K, L शेल है तो K शेल भर गया। फिर थर्ड पीरियड में K, L, M शेल है तो K और L शेल भर गया। सो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ईच पीरियड मार्क्स, क्वेश्चन कह रही हूँ, ये क्या समझा रहा है स्टेटमेंट में, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने यहाँ पूरी ग्रुप के बारे में सारा समझाया है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का क्या हालत है, एंड यहाँ इन्होंने इन 2 पैराग्राफ्स में आपको पीरियड की सारी जानकारी दी है। ठीक है, सो सिंपली अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आ गई है सो ये सब तो आप ऐसे ही अपनी ओन वर्ड्स में ये सब लिख सकते हो।
हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। तो वो पूछ रहा है फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकेंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं। सो वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल्स। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितने पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं उसके बेसिस पे। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन हाई। रिकॉल दैट द मैक्सिमम, ये आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th में, ये वाली लाइन जो अब मैं पढ़ूंगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n²। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो n है नंबर ऑफ शेल, ठीक है। सो k शेल है फर्स्ट शेल, l शेल है 2 शेल है, m शेल है 3 शेल। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 18, ठीक है। सो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हुए, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हुए, तीसरे पीरियड में जो है बट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8। ये आया 18 पर आपको पता है 8 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, 18 का कोई लॉजिक ही नहीं है। बट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, सो द थर्ड पीरियड हैज ओनली 8 एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है। 2n² फॉर्मूला है। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखो ये जो इतना तामझाम हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, पीरियड बन रहे हैं, ये सब क्यों बन रहा है, ताकि हम एक एग्जैक्ट पोजीशन दे पाएं किसी भी एलिमेंट को। सो द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। हमें किस बारे में बताती है, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। सो एज यू हैव लर्नड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह की बॉन्ड बनेगी और कितनी बॉन्ड बनेगी। सो आप बता सकते हो कि भाई मेंडलीव ने जो कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाए वो क्या वो सही था उनका बेसिस। मेंडलीव ने एक लॉजिक लगाया था कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसा कुछ उनका लॉजिक था। सो वॉज इट करेक्ट, क्या वो सही लॉजिक था। इससे हमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता लगेगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट वेरी मच अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क नहीं था। सो अब हम पीरियोडिक टेबल का डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपको सिर्फ इतना ही अंडरलाइन करना है। एंड ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल का फॉर्मूला 2n², के शेल, एल शेल, एम शेल। एम शेल के बारे में लिखा है कि भाई इसमें 18 नहीं 8 ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की ही होती है। अच्छा, अब ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स मतलब क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या ट्रेंड फॉलो करता है। सो वैलेंसी के बारे में क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फंडा। एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ इट्स शेल। अच्छा, वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन भी 9th में पढ़ के आए हो। वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से डिटरमाइन होती है। वैलेंसी मतलब कैपेसिटी लेने की या देने की। जैसे कि मैं आपके सामने एक, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो देखो ये बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है Z = 5, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 2,3। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो देखो या तो ये 5 लेगा कंप्लीट करने के लिए, या तो ये 3 दे देगा। अब बताओ क्या ज़्यादा इजी रहेगा, 3 देना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सो फ्लोरीन 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,7। सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अब देखो इसकी कैपेसिटी क्या है, इसको 8 बनाना है। या तो 8 बनाए या तो 0 बना दे, या तो 7 के साथ दे दे, या तो 1 ले ले। ऑब्वियसली 1 लेना ज़्यादा इजी, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, ठीक है। मतलब कैपेसिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इन द आउटर मोस्ट शेल टू मेक इट कंप्लीटली फिल्ड।
सो इसको बेटर साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में कैसे लिखोगे? सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी उसी से ही पता की जाती है। ऑब्वियसली यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के ही मैंने वैलेंसी बोली। ये देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मैं वैलेंसी डिसाइड कर पाई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? सो द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम। The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. The atomic radius of hydrogen atom is 37 picometer. 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. Let us study the variation of atomic size in a group in a period. So atomic radii of elements of second period. Period 2 elements. Atomic radius boron का 88, बेरिलियम का 111, ऑक्सीजन का 66, नाइट्रोजन का 74, लिथियम 152, कार्बन 77. Arrange them in decreasing order of their atomic radii. Are the elements now arranged in the pattern of a period in the periodic table? Which elements have the largest and smallest atom? How does atomic radius change as you go from left to right in a period? सो अब यहाँ देखो, अब एटॉमिक साइज की बात हो रही है। सो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटम की साइज ऑब्वियसली। सो एटॉमिक साइज का मतलब सीधा सीधा होता है उस एटम का रेडियस। ठीक है, सो एटॉमिक साइज, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को अगर आप सोचो तो कैसे सोच सकते हो? एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो सेंटर और शेल, आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस देखो। अगर आप सर्कल की भी बात करो, सर्कल भी तो वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, सेंटर से सर्कल तक। ठीक है, सो ये कह रहा है आउटर मोस्ट शेल तक, वही बात हुई। सो एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। पिकोमीटर एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है, बहुत छोटी। एटम बहुत छोटे होते हैं, उनकी यूनिट्स तो ऑब्वियसली उनकी यूनिट्स भी बहुत छोटी होंगी। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज 10 raised to minus 12 मीटर। अच्छा, यहाँ एक एक्टिविटी करी गई है। इन्होंने पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सारे। सो ये जो इन्होंने पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, ये इन्होंने रैंडम लिखे हैं, मतलब लाइन वाइज नहीं लिखे हैं। जो पीरियड 2 आप खोल के देखो आगे पेज नंबर 86 पे। सो ये जो इन्होंने लिखा है सीक्वेंस, वो ऐसे ही रैंडम लिखा है। ठीक है, लाइन सर नहीं लिखे हैं। सो ये कह रहा है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब पहले सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सो ऐसे बड़े से छोटा जाओ। चलो बड़े से छोटा जाते हैं। सबसे पहले लिथियम होगा, इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले लिथियम, फिर होगा बेरिलियम, इसका 111 है। फिर होगा आपका बोरॉन, फिर होगा आपका कार्बन, फिर होगा आपका नाइट्रोजन, और फिर होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, सो कह रहा है कि डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के साथ। सो सबसे पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। आप थोड़ा देख सकते हो, देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये देखो, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है पीरियड, मतलब ये एक सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, सो एटॉमिक रेडियस कम होता है। देखो इसका एटॉमिक रेडियस क्या था? 152। एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस 152।
फिर इसका एटॉमिक रेडियस है 111, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस द एटॉमिक साइज, सॉरी, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। सो यू विल सी दैट पेज नंबर 89. So the atomic radius decreases in moving from left to right along a period. ये नई चीज आई, ठीक है। क्या कि जैसे आप लेफ्ट से राइट एक पीरियड है, सपोज ये पूरा पीरियड है। सो जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे, भाई ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये, सो जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। So this is due to an increase in nuclear charge which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduce the size of atom. और ये क्यों होता है, कारण क्या है, एटॉमिक रेडियस कम क्यों होता जाता है जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाते हो। सो उसका रीजनिंग है कि दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे जो है न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। सो क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाता है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है तो एटम की साइज हो जाती है रिड्यूस, ठीक है। सो कोई पूछे कि क्या रीजन है एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो यू विल से क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the electrons closer to the nucleus। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और इतना चार्ज बढ़ता है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और उसी खिंचाई में हो जाता है एटॉमिक साइज रिड्यूस, और इसी वजह से आगे बढ़ते जाते हैं सो एटॉमिक रेडियस हो जाता है कम, ठीक है। So study the variation in atomic radii of first group elements given below and arrange them in increasing order। अब ये कह रहा है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अब ग्रुप में पढ़ो। अब तुम वो कह रहा है तुमने पीरियड में तो पढ़ा, पीरियड में तुमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे वैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। अब कह रहा है यही चीज हमें ग्रुप के बारे में बताओ। सो ग्रुप के बारे में समझने के लिए उसने आपको फिर से कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं एक्टिविटी 5.8 में, और ये आपको बोल रहा है कि स्टडी द वेरिएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स गिवन एंड अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, लिथियम है, ठीक है। सो सबसे पहले लिथियम, ठीक है। फिर इसके बाद लिथियम के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये है सोडियम। फिर उससे बड़ा है पोटेशियम, उससे बड़ा है रुबिडियम, एंड उससे बड़ा है सीजियम, ठीक है। सो इस तरह से ये मैंने अरेंजमेंट किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा किसका एटॉमिक रेडियस है, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस है लिथियम का, और सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस है सीजियम का, ठीक है। सो आप देख सकते हो अगर आप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ग्रुप में समझने का कोशिश करो तो आप क्या देख सकते हो, सो एट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है। जैसे लिथियम की थी 152, सोडियम की थी 186, तो जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है। दिस इज बिकॉज, कारण क्या है, न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हो नए शेल्स बढ़ते जाते हैं। सो ये लिथियम है, फिर लिथियम है 2,1 था, फिर सोडियम है 2,8,1 था, ठीक है। फिर ऐसे ही पोटेशियम है 2,8,8,2 है, ठीक है। सो ऐसे आपका पोटेशियम 2,8,8,1 है, सॉरी 19 होता है। सो ये देखो
2,8,8,1, सो ये टोटल 4 शेल। तो देखो एक एक शेल बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक साइज भी बढ़ती जा रही है। ग्रुप्स का ऐसा ट्रेंड है। सो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप जैसे जैसे आगे जितना डाउन जाता है, अप टू डाउन जाता है, सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, सो वी गो डाउन द ग्रुप। सो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। और क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है, तो दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। देखो दिख रहा है, अगर आप शेल्स बढ़ाते जा रहे हो तो न्यूक्लियस तो सेंटर में ही होगा एटम के, तो वो देखो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और इसी वजह से, कारण यही है क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो दूर दूर होए जा रहे हैं, सो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़े जा रहा है, चार्ज बढ़े जा रहा है, पर फिर भी एटॉमिक साइज भी होता जाएगा इंक्रीज। ठीक है, सो दिस वाज द ट्रेंड अबाउट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पीरियड में क्या ट्रेंड है एंड ग्रुप में क्या ट्रेंड है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की तरफ। सो मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कह रहा है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करो और बताओ कि मेटल्स कौन, नॉन मेटल्स कौन। सो पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड पे आपको मेटल्स दिखेंगे और कौन सी साइड पे नॉन मेटल्स। तो ये तो जब चैप्टर चालू हुआ था तभी मैंने डिस्कस कर लिया था कि भाई जो ये पीरियोडिक टेबल है, सो ये जो सेंटर में होते हैं वो होते हैं, ये सारे होते हैं मेटेलॉइड्स होते हैं, एंड ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ये इकलौता नॉन मेटल है जो यहाँ है, हाइड्रोजन इकलौता नॉन मेटल है जो यहाँ है, और ये बाकी सारे जो मेटलॉइड्स के यहाँ इस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं, वो होते हैं मेटल्स, और ये होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, सो ये तो जब हमने चैप्टर चालू करा था तभी मैंने ये डिस्कस करा था आपसे। सो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सो एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक Na, Mg आर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये मैंने अभी अभी बोला। A side of period while the non-metals like sulfur, chlorine, right hand side, in the middle we have silicon which is classified as semi-metal और metalloid। मेटलॉइड कौन होते हैं, जो सेंटर में पिंक कलर में थे, उनमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो ये जो चीजें मैंने पढ़ाई थी वो सब रिपीट हो रही हैं। सो मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हेडिंग। इसके बाद द मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द while the non-metals like sulfur, chlorine are found on the right hand side। In the middle we have silicon which is classified as semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of metals, non-metals। So in the modern periodic table zigzag line separates metals from non। तो वो zigzag line होती है, obviously zigzag जैसी है, देखो। So ये देखो, ये zigzag line है। So ये metals और non-metals को कर रही है separate। ठीक है, so in modern periodic table zigzag line separates metals from non-metals। So borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium are intermediate in properties are called metals, metalloids और semi metals। जो border वाले हैं, जो center pink वाले हैं, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं या सेमी मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो आगे आप पढ़ के आए हो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इसलिए वो मेटल्स हैं, और बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये मेटल की मैं बात करूँ, सो ये सोडियम है। ठीक है, सो सोडियम मेटल है 2,8,1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, देने की, देगा, लूज करेगा। सो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, सो हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बदलेगी कैसे ग्रुप में, मतलब एक ही ग्रुप में
कैसे बदलेगी, हाउ विल द टेंडेंसी चेंज इन पीरियड, मतलब ये जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ग्रुप में कैसे करेगा और पीरियड में कैसे करेगा. So as the effective nuclear charge acting on valence electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease down the group. will decrease. So यहाँ देखो अगर पीरियड की बात करें, पीरियड कैसे होता है, पीरियड इस तरह से, ठीक है. सो अगर हम पीरियड की बात करें, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. जैसे जैसे अब पीरियड आप आगे बढ़ते जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, ठीक है. जितना उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की घटेगी. सो पीरियड में ये ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है. जितना उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटेगी. और ग्रुप की बात करें, सो डाउन द ग्रुप मतलब ऐसे अप से डाउन, ठीक है. सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, सो डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है. सो अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करो कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, सो डाउन द ग्रुप है जो न्यूक्लियर चार्ज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम. मतलब देखो ये देखो ये न्यूक्लियस है. सो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है जैसे जैसे ये आउटर मोस्ट शेल्स बढ़ते जाएंगे सो ये न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा. क्यों, क्योंकि वो दूर होता जा रहा है ना. सो आर फार्दर देयरफॉर दीज कैन बी लॉस्ट इजीली. सो ये आराम से हम इसको, जैसे सोडियम है तो सोडियम में आराम से आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो. मैग्नीशियम है 2,8,2 आराम से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हो. हेंस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है. सो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, देखो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ये रही, देखो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो अगर आप पीरियड ऐसे आगे बढ़ते जाओ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है. सीधी सीधी बात है, देखो नॉन मेटल आ रहे हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस होती है डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे नीचे जाते हो ऑब्वियसली सारे मेटल ही हैं, ठीक है. सो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है. ये मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सामने रखो और एक एक पॉइंट पढ़ो, आपको एकदम लगेगा कि हम सिर्फ पढ़ के समझ रहे हैं और कुछ है ही नहीं इसमें, पर हाँ ये सब आपको याद रखना है. सो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है. सो हमने पढ़ा था मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये वो लूज करते हैं, मेटल्स लूज करते हैं और ये क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है. सो हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड. सो अगर आप पीरियड के लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग की टेंडेंसी क्या होगी. अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होंगे. सो एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो. सो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टूवर्ड्स द टॉप. नॉन मेटल कहाँ दिखेंगे आपको, राइट हैंड साइड में दिखेंगे, टॉप की तरफ. दीज ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स. सो इससे ये भी पता लगता है कि ये एलिमेंट्स कैसे ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, उनका नेचर. Because it is known to you that oxides of metals are basic and non-metals are acidic, ठीक है. सो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स की बात करो, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप. सो नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे आपको, नॉन मेटल्स आर फाउंड, ये देखो टॉप पे मिल रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है. सो आपको नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड पे मिलेंगे of the periodic table towards the top. These trends also help us to predict the nature of oxides formed by
द एलिमेंट्स, मतलब जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, मतलब ऑक्सीजन से जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट होंगे तो क्या होगा। सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। सो बेसिक अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितनी भी पॉइंट्स टिक कराई हैं एक एक लिखना, एक एक पॉइंट लिखना, एंड ये वाली पीरियोडिक टेबल प्लीज़ बनाना, आपको फिर से बनानी है ये पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से। खाली आपके काम का है ये एस ग्रुप और ये सारा पी ग्रुप। ठीक है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपके काम का है। ठीक है, ये 1 2 एंड देन ये 13 14 15 ये आपको बनाना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक ये और पी ब्लॉक ये। ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। अगर आपको समझो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर ये सब नहीं समझ आ रहा है, सो मैंने 9th स्टैंडर्ड में लेक्चर बनाया है इसके ऊपर। मैं 9th स्टैंडर्ड में भी यही चैप्टर चला रही हूँ। सो मैं आपको थोड़ी देर के बाद, ये लेक्चर भेजने के थोड़ी देर बाद मैं आपको 9th स्टैंडर्ड का भी लेक्चर भेज दूंगी, ताकि जो लोग भूल गए हैं एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि मैंने पूरी रामायण पढ़ा दी है, पर अगर आपको सीता ही नहीं पता है, अगर आपको यही नहीं पता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपका क्या होगा। सो मैं आप ये लेक्चर देखो, पूरा लिखो जो मैंने बोला है, एंड इसके थोड़ी देर बाद मैं आपको स्टैंडर्ड 9th का लेक्चर भेजती हूँ। सो आप थोड़ा सा, अगर जो लोग भूल गए हैं स्टैंडर्ड 9th, उनको याद आ जाए। थैंक यू।